Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third and the last part of the sixth chapter of class 11th chemistry, thermodynamics. In this video we will discuss second and third law of thermodynamics. So let's begin. So there are some terms before we study the second law of thermodynamics. There are some terms related to it. First is non-spontaneous process. What is this? The processes which do not occur even after strong initiation आर टर्म्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस जिनको इनिशिएट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इनिशिएट करने के बाद भी वो अपने आप कैरी आउट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हाउएवर सम ऑफ देम मे बी मेड टू प्रोसीड बाय अप्लाइंग एनर्जी, कॉन्स्टेंट एनर्जी अप्लाई करके. हालांकि उनको अप्लाई कर सकते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हो जाए, प्रोसेस अकर हो, लेकिन जनरली इनिशिएशन देने के बाद भी दे डोंट स्टार्ट. सो दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. एग्जाम्पल, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन AgNO3 एंड NaCl सॉल्यूशंस. अब इस केस में रिएक्शन होता ही नहीं है तो स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, पर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं उसके बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन गोल्ड डजंट डिजॉल्व इन वाटर. गोल्ड और जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो यू डू वट एवर बट इट विल नॉट डिजॉल्व इन water. So this is also a non-spontaneous process. Processes which do not occur even after initiating are called non-spontaneous processes. Next is spontaneous process. A process which may take place either on its own or under some initiation is known as a spontaneous process. अब ऐसा प्रोसेस जो कि खुद से हो जाए या फिर कुछ इनिशिएशन करने के बाद, यानी कि शुरुआत में थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लो करे या प्रोसीड करे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक जिसमें इनिशिएशन नहीं देना पड़ता, कम्प्लीटली नेचुरल, और दूसरा जिसमें इनिशिएशन देना पड़ता है. तो द केस वेयर प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन अकर, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर ऑन इट्स ओन. कॉमन सॉल्ट जो है नमक है, पानी में अपने आप घुल जाता है. एक गिलास पानी में नमक एक चम्मच आधा चम्मच डाल दो, वो कुछ देर बाद अपने आप घुल जाएगा. सो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकरिंग विदाउट एनी इनिशिएशन. वाटर कीप्स ऑन एवेपोरेटिंग व्हेन केप्ट इन ओपन. ओपन में रखेंगे तो हीट की वजह से वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली एवेपोरेट होता है. इट इज़ ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट एनी इनिशिएशन. और ऑक्सीडेशन ऑफ CO to CO2. CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड विल नेचुरली कन्वर्ट टू ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन. नाउ द अदर टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द वन दैट टेक सम इनिशिएशन. कुछ इनिशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस कैरी आउट करेगा. जैसे अ वैक्स कैंडल बर्न्स ओनली ऑन इग्निशन. जैसे मोमबत्ती है तो उसमें क्या होता है कि हम उसको पहले लाइट करेंगे, यानी कि आग लगाएंगे माचिस से, उसके बाद ही वो जलेगी. उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पूरी मेल्ट हो जाती है, जल जाती है, लेकिन पहले आग लगानी पड़ेगी. तो इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ इनिशिएशन. एक स्टार्ट चाहिए उसको इग्निशन के फॉर्म में. फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि H2O का ब्रेक होना, NH प्लस NH माइनस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, तो उसके बगैर नहीं होता है. तो इनिशिएट करने के लिए वी नीड टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. फिर एसिटिलीन बर्न्स ब्राइटली ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे इट बर्न्स ब्राइटली. तो एसिटिलीन जो है वो ब्राइटली बर्न करे, इसके लिए वी हैव टू हीट इट. हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल burn brightly. It burns automatically, but we need to give it some heat energy to begin with. Next term is entropy. Entropy is the measure of the degree of randomness or disorder of a system. किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो कितना रैंडम है, कितना डिसऑर्डर है, अनअरेंज्ड डिसऑर्डर फॉर्म में है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी. इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, दैट इज एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है एंट्रोपी कितना होगा. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर change in entropy is mathematically given by delta S final stage minus delta S initial stage. So, final stage में कितना है और पहले कितना था initial stage में, दोनों का जो डिफरेंस है that's called entropy change. तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एंट्रोपी विल ऑल्सो चेंज. फैक्टर्स एंट्रोपी डिपेंड किस पे करती है? चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एंट्रोपी किस तरीके से वेरी करेगी. वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज, फिजिकल स्टेट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. स्टेटमेंट्स फॉर द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए स्टेटमेंट क्या है?
ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक पैमाने पर, यानी कि हीट ट्रांसफ़र के, एनर्जी चेंज के रिस्पेक्ट में सारे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स्ड। किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के बगैर, किसी एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी की हेल्प लिए बगैर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो नेचुरली स्टार्ट हुआ स्पॉन्टेनियस से कंटिन्यूसली चल रहा है प्रोसेस, वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, वापस नहीं आएगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स या एजेंसी का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर अ सिस्टम टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव। डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। In a non-isolated system, the total entropy of the system and surrounding must increase or be positive। दो एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में कॉन्टैक्ट में है, ऐसे सिस्टम में टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम और सराउंडिंग की वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर लगातार बढ़नी चाहिए। मतलब जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स की इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इसलिए जो एंट्रोपी है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट टेंड टू इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप फ्लो कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, ऐसे हर प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की उस प्रोसेस की वजह से हमेशा बढ़ती है। इट मस्ट टेंड टू इंक्रीज। गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूजफुल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इट्स मैथमेटिकल रिलेशन विद एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इज गिवन एज G इक्वल्स टू H माइनस TS। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ गिब्स फ्री एनर्जी का सिंपल रिलेशन है H माइनस TS, और जो चेंज है वो है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जहाँ पे G जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है, H जो है वो एंथैल्पी है, T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन स्केल पे, और S जो है वो एंट्रोपी है। तो चेंज इन द एंथैल्पी, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड टेम्परेचर मल्टीपल ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा। या फिर डिफरेंस बिटवीन, कह सकते हैं एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, उसको भी बोल सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इफ डेल्टा G इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा G इज जीरो द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, एंड इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑफ द चैप्टर इज स्टेटमेंट फॉर द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या था? एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन solid may be as zero at absolute zero temperature. So entropy of a perfect crystalline solid may be taken as zero. एंट्रोपी को ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये थर्ड लॉ पे इसके बेस पे है। और व्हाट डज द ज़ीरोथ लॉ? ये थर्ड लॉ था। ज़ीरोथ लॉ क्या है? ज़ीरोथ लॉ कहता है इफ़ टू सिस्टम्स A and B आर separately in thermal equilibrium with a third system C, then they are also in equilibrium with each other। मतलब अगर दो बॉडीज़ A और B हैं, वो किसी थर्ड बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो दोनों बॉडीज़ यानी कि A और C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑल्सो B एंड C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सो A एंड B विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा G नॉट R कैसे निकालेंगे? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो इट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बाद में कितना था? माइनस प्रोडक्ट में कितना है और रिएक्टेंट में कितना, जो चेंज आया दोनों का डिफरेंस डेल्टा, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए पहले ज़्यादा होगा बाद में कम हो जाएगा। तो डेल्टा G नॉट P माइनस डेल्टा G नॉट R, प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G नॉट R एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा G R इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट R प्लस RT ln Q। RT ln यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो -2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, RT log ऑफ K वेयर K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट इज एक कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है उसको कैसे निकालेंगे? ज़ीरोथ लॉ के लिए फॉर द थर्ड लॉ, इसमें यहाँ पे डेल्टा S नॉट इक्वल्स टू डेल्टा S नॉट P माइनस डेल्टा S नॉट R, अगेन प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी।
और एंट्रोपी जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में जो एंट्रोपी बचती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी. एट 0 Kelvin the entropy possessed by a substance at absolute zero, which is 0 Kelvin temperature, is called residual entropy. तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द.